जो हम 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे उसके आगे के क्वेश्चंस हैं ये। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वह है चिंतन कौशल क्या है। चिंतन कौशल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए चिंतन कौशल के किन्हीं 4 विधियों की चर्चा कीजिए। तो ये 10 नंबर में है। 3 नंबर में क्या है पूछा है चिंतन कौशल, 3 नंबर में इसका महत्व और 4 नंबर में विधियाँ। तो चिंतन कौशल क्या होता है? चिंतन कौशल एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं के मानसिक जोड़ तोड़ या किसी समस्या के समाधान के बीच की जो मध्यस्थ प्रक्रिया होती है उसके रूप में देखी जाती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई समस्या है हमारे समक्ष, उसके समाधान के लिए हम सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, उसी को हम चिंतन प्रक्रिया कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन है कागर एवं हैमन के, प्रतिभाओं, प्रतीकों, संपत्तियों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। उसके बाद इसका महत्व क्या है? तो इससे क्या होता है? समस्या समाधान की तत्परता में सहायक, कि जब चिंतन करते हैं हम तो हमें क्या होता है, समस्या समाधान जल्दी हम कर सकते हैं। फिर है स्वयं प्रस्तुति में सहायक, चिंतन करने से बच्चे को अपने खुद को कैसे प्रेजेंट करना है वो आता है। सृजनात्मकता में वृद्धि होती है, बच्चा चिंतन करके बहुत अच्छी कविताएं, कहानी का सृजन करना सीख जाता है। तर्क वितर्क में सहायक, कि बच्चा जब चिंतन करता है तो उसे ये पता चलता है कि क्या इसके विपक्ष में क्या है, इसके पक्ष में क्या है, तर्क करना सीख जाता है। उसके बाद है 5th स्मरण शक्ति का विकास होता है बच्चों में। फिर 6th है कि समस्या के विविध कारणों की पहचान करना, योजना बनाने में सहायक है चिंतन कौशल, और समीक्षा और आलोचना करने में सहायक है, कि जब बच्चा चिंतन करना शुरू करता है तो उसके गुण अवगुण को वो समझने लग जाता है। उसके बाद है चिंतन कौशल की 4 विधियाँ। तो पहला है परिचर्चा, जिसे डिस्कशन मेथड भी कहते हैं। ये 2 तरीके से होता है। पहला तो जो विद्यार्थी हैं वो आपस में चर्चा करते हैं, और दूसरा है अध्यापक के साथ जो चर्चा करते हैं। अध्यापक के साथ की गई चर्चा में अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं, कठिनाइयों को पहचानने और उसे उपाय ढूंढने में सहायक होता है। और इसमें क्या होता है, किसी संपत्ति पर चर्चा करते हैं तो वे उस संपत्ति के विषय में चिंतन करते हैं। इससे समस्या में विद्यार्थियों में क्या होता है, श्रवण कौशल, मौखिक कौशल का विकास होता है, और इसके साथ ही अभिव्यक्ति के लिए जो उपयुक्त शब्द चयन का भी करने की उनकी क्षमता विकसित होती है। तो ये परिचर्चा विधि थी। उसके बाद है प्रश्नोत्तर विधि, जिसे हम क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक द्विपक्षीय वार्तालाप है, जिसके अंतर्गत अध्यापक किसी संपत्ति के विषय में विद्यार्थी से प्रश्न पूछेगा और विद्यार्थी क्या करेंगे, सोच समझकर उसका उत्तर देंगे। इसके बाद ही इस विधि का प्रयोग किसी भी उस स्तर के बालक के लिए कर सकते हैं, चाहे वो प्राथमिक स्तर हो या उच्च प्राथमिक स्तर हो। फिर किसी भी विधा जैसे कहानी, नाटक, कविता, निबंध, पत्र इत्यादि के रचना कार्य में प्रश्नोत्तर विधि बहुत अधिक महत्व रखती है। उसके बाद ही इसमें अध्यापक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय होता है, कि टीचर वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगी और बच्चे वहाँ पे आंसर देंगे। फिर तीसरा मेथड है वाद विवाद विधि। इससे भी चिंतन कौशल का विकास होता है। बच्चे क्या होते हैं, वाद विवाद वैसे होता क्या है पहले हम ये बताएंगे कि ये क्या होता है। एक वाद विवाद बहस हो गया है, संवेदात्मक और प्रतिनिधित्ववादी तर्क की एक औपचारिक विधि है। वाद विवाद में छात्र पूर्व निर्धारित एक विषय होता है, उस पर विचार को व्यक्त करते हैं, कुछ पक्ष में तो कुछ विपक्ष में अपने विचार जो है प्रस्तुत करते हैं। इससे विचारों की अभिव्यक्ति को तर्कपूर्ण चिंतन के आधार पर प्रतिपादित करने की कुशलता आती है, कि जो भी विचार है उसे तर्क के साथ वहाँ पे प्रस्तुत करने की कुशलता बच्चों में विकसित होती है, कि बिना वहाँ पे तर्क के साथ वो बोल नहीं सकते हैं। फिर है चिंतन कौशल के साथ मौखिक अभिव्यक्ति में हाव भाव और अभिनय के साथ विचार प्रस्तुत करने की क्षमता का विकास होता है। जब वाद विवाद होता है तो बच्चे अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद है चौथी विधि है पल्लवन विधि या भाव विस्तार। भाव विस्तार का क्या मतलब है, कि जो लेखक ने, कोई मूल लेखक है, लेख है या वक्ता है, वक्ता के जो कथन है उसको वहाँ पे विद्यार्थी क्या करेंगे, उसके भाव को विस्तार से लिखना जो होता है उसी को हम भाव विस्तार या पल्लवन विधि कहते हैं। जब किसी संप्रत्य, संकल्पना, विषय या वाक्य को अधिक से अधिक शब्दों में व्यक्त किया गया हो या भावों का विस्तार किया गया हो उसे पल्लवन कहते हैं। इसमें विचार की अभिव्यक्ति उदाहरणों के साथ हो और विचार स्पष्ट, सरल व क्रमबद्ध प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये इसकी सावधानियाँ हैं। और जैसे इसका उदाहरण हम ये दे सकते हैं कि बच्चों को जो हम कोई लेखक की जो कविता होती, कवि की जो कविता होती है या फिर जो पंक्तियाँ होती हैं उसको हम जब बच्चों को व्याख्या करने के लिए देते हैं, वही क्या हो गया, भाव विस्तार। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवाद से आप क्या समझते हैं, अनुवाद की उपयोगिता क्यों है, एक अच्छे अनुवादक में कौन कौन से गुण अपेक्षित हैं। तो ये जो है ये 10 नंबर का है। 2 नंबर में पूछा है कि अनुवाद से आप क्या समझते हैं, फिर अनुवाद की उपयोगिता क्यों है 3 नंबर में बताना है, और अनुवादक में कौन से गुण होना चाहिए 5 नंबर में बताना है। तो अनुवाद क्या है, पहला तो ये संस्कृत भाषा के जो शब्द है उससे व्युत्पत्ति हुई है इसकी।
इसमें है वध जो है धातु है, अनु इसमें क्या है उपसर्ग है, और धन जो है प्रत्यय लगा है। इसका मतलब होता है पुनरावृत्ति करना है या पुनः कथन। एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में जो अभिव्यक्त करते हैं उसे कहते हैं अनुवाद करना। शोध भाषा में कही गई बात को बिना किसी परिवर्तन या कम ज़्यादा कर दूसरी भाषा में व्यक्त करना अनुवाद कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलेशन। फिर है उपयोगिता, इसका महत्व क्या है। ट्रांसलेशन से क्या होता है, जो अन्य देशों की द्वारा जो नई तकनीकें आ रही हैं, वैज्ञानिक जो खोज हो रहे हैं उसके बारे में हमें वहाँ पे पता चलता है अनुवाद की सहायता से। दूसरा है भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के लिए भी सहायक है। तीसरा है शिक्षा के क्षेत्र में भी सहायक है अनुवाद। चौथा कार्यालयों में, जैसे कि केंद्र सरकार के सभी कार्यालय में हिंदी का कार्य करना अनिवार्य है। फिर उसके बाद है उद्योग और व्यापार में भी इसका महत्व है। संचार माध्यम में, ज्ञान वृद्धि में, दूसरे देश की संस्कृति को जानने के लिए भी अनुवाद आवश्यक है। और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में तो आपने देखे होंगे ट्रांसलेशन करके ही वहाँ पे बातें होती हैं। फिर उसके बाद है अनुवादक। अनुवादक कौन होता है। अनुवादक अनुवाद कार्य संपन्न करने के लिए दो भाषाओं की जानकारी, विवेक, शब्द एवं अर्थ संपादन आदि तत्वों के जो पुंज हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या यंत्र, वो अनुवादक कहलाएगा। अब हम फ़ोन्स में भी तो करते ही हैं ना अनुवाद कार्य, तो वो यंत्र हो गया, और व्यक्ति अगर जानता है इसमें कुशल है अनुवाद करने में तो वो भी अनुवादक कहलाएगा। फिर अनुवादक के क्या गुण होते हैं। एक तो उसे लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा का समान ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, विविध विषयों का ज्ञान होना चाहिए। अर्थबोध क्षमता होनी चाहिए कि अगर वो कुछ पढ़ रहा है तो उसका अर्थ निकाल सके। भाषिक समाजों की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। जिस भाषा का वो अनुवाद कर रहा है उसके संस्कृति का भी ज्ञान हो। फिर है पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान हो, और सृजनात्मकता प्रतिभा होनी चाहिए। शब्दकोशों के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए। तो ये इसके गुण हैं अनुवादक के। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये 5 नंबर का है। 2 नंबर में बताने कि क्या है एक्शन रिसर्च, और 3 नंबर में इसके महत्व बताने हैं। तो क्रियात्मक शोध एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवसायी अपनी समस्या का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है और उसके अध्ययन करने का प्रयास करता है, और जिसे दिशा निर्देश दिया जा सके, सही किया जा सके, और उसके निर्णय एवं क्रियाओं का मूल्यांकन किया जा सके। यह समस्या समाधान की एक चिंतनशील एवं प्रगतिशील प्रक्रिया है, और इसके जो जनक कहा जाता है कूट लेविन को। उसके बाद है भाषा शिक्षण में इसका क्या महत्व है। भाषा शिक्षण में इसका महत्व है कि जो वर्तनी वाचन की समस्या होती है बच्चों में, या व्याकरण से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, भाषा शुद्धि के लिए हम क्या कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं। दूसरा है भाषा शिक्षण में छात्रों की जो अभिरुचि है, ध्यान है, तत्परता है, यह जिज्ञासा है, उसकी वृद्धि के लिए। तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो नए तरीके हैं उसको खोजने के लिए। और फोर्थ है पठन पाठन की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। एक्शन रिसर्च मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि आ सकता है। उसके बाद जो अनुवाद वाला है, तो यहीं पे हम अपने वीडियो ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।